का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं फिर से कहता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख में एक फैसला कुन वक्त है, ये फैसला कुन वक्त है। मैंने फैसला किया कि मैंने कभी इन चोरों को कबूल नहीं करना, कभी मैं ये चाहे ये नाहली के ऊपर, अच्छा एक और वो जितना घटिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, इससे ज्यादा मैंने घटिया आदमी नहीं देखा। आप ये सोचे कि ये हुक्म ले रहा है, किससे हुक्म ले रहा है? भगोड़ा, झूठा, करप्ट और नहीं नाहिल नहीं, सजा याफ्ता एक चोर से ऑर्डर्स ले रहा है कि जनाब किस दिन हमारे वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने हैं। जो मैं कहता था ये साबित हो गया कि ये उनका नौकर है, ये शरीफ खानदान। और ये सारी जो इसने ड्रामे किए हैं मुझे नाहल करवाने के लिए, वो लंदन में बैठा हुआ मफरूर डाकू उसके कहने पे कर रहा है। इसके ऊपर खैर इसके ऊपर तो हमने आगे भी चलना है, क्योंकि इसमें इतनी तो शर्म नहीं कि खुद ही इस्तीफा दे दे इस लेटेस्ट ऑडियो लीक्स के बाद। लेकिन इंशाल्लाह इसको हम अदालत में भी लेके जाएंगे। लेकिन मैं ये आपको आज सब कह दूं कौम को कि देखें, ये वो वक्त है जो सारी कौम ने फैसला करना है। अब आपके सामने दो रास्ते आ गए हैं, या इन चोरों के नीचे और इनके वो नाहेल और फिटे हुए बच्चों के नीचे बाकी जिंदगी गुजारनी है, और या हकीकी आज़ादी के लिए पाकिस्तान। मेरे बरतानिया का मुझे मिला आदमी आके, उसने कहा जी बड़े लोग नाराज़ हैं, बल्कि वो एंकर ने भी मुझे कहा कि बड़े लोग नाराज़ हैं जी, आप उस वक्त चले गए जब वो रूस उधर अटैक करने जा रहा था यूक्रेन में। मैंने उससे कहा मुझे 22 करोड़ लोगों ने इलेक्ट किस लिए किया है? इसलिए नहीं कि मैं दुनिया की जाके बातें करूंगी जी उसने क्या कर दिया तो फलाना क्या कर दिया। मैंने कहा उन्होंने मुझे इसलिए इलेक्ट किया है कि मेरे कम से कम 12 करोड़ लोग, उनमें से आधे गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, और आधों को जब महंगाई का झटका पड़ता है वो भी नीचे चले जाते हैं गुर्बत की लकीर से नीचे। यानी कि दुगनी आबादी बरतानिया की, उनकी तो 6 करोड़ आबादी है, हमारे 12 करोड़ लोग वो हैं कि जो अगर ये प्राइस शॉक पड़ेगा तो गुर्बत की लकीर के नीचे चले जाएंगे। तो मेरी तो वो प्रायोरिटी है। मैंने कहा तुम्हारे मुल्क में मुसीबत पड़ गई है, महंगाई आई है, और उनके मुल्क में क्या मुसीबत? वो कितने अरबों डॉलर दे रहे हैं अपने लोगों को, अब सब्सिडाइज कर रहे हैं, ये एनर्जी कॉस्ट सब्सिडाइज कर रहे हैं, लेकिन उनके तो लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नीचे जाती है। हमारे लोग 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। तो मेरी तो वो प्रायोरिटी है। और मैंने तो हर वर्ल्ड स्टेज पे ये कहना था कि हमें अपनी जंगों में ना शामिल करो। मैंने कहा आप कश्मीर के अंदर कोई हमारी मदद करने आते हो, जो हिंदुस्तान सारे इंटरनेशनल कानून की वायलेशंस कर रहा है। 1 लाख कश्मीरी मर चुका है, शहीद हो चुका है। 1 लाख कश्मीरी 30 सालों में 35 सालों में शहीद हो चुका है। कभी आपने उनकी कभी सोचा है? तो आप कह रहे हैं हम तुम्हारी जंग में आके फैसले आपकी साइड पे खड़े हो जाए। और वो समझते हैं, ये डेमोक्रेटिक सोसाइटीज इस चीज को समझती हैं। और हमें अगर ये जो यहां बदकिस्मती से गुलाम ज़हनियत है लोगों की, उनको इस चीज की समझ नहीं आती। जो लोगों की मुल्कों की इज्जत, पहले तो अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए खड़े हो, और सेकेंडली जब आप कौम अपने पैर पे खड़ी हो जाती है फिर वो सब कुछ कर सकती है। 22 करोड़ लोग हैं, हमारे लिए कोई मुश्किल, मैं आपको यकीन दिलाता हूं जितना पैसा पाकिस्तानियों के पास है कोई मुश्किल नहीं है, हम अपने कर्जे वापस कर सकते हैं। लेकिन कौम बनना सबसे पहले, अपने पैर पे खड़ा होना, उसके बाद खुददार कौम बनना, पहले अपनी इज्जत करवाना, फिर दुनिया इज्जत करेगी। जो कौम अपनी इज्जत नहीं करती कोई उसकी इज्जत नहीं करता। और मैं आखिर में शीरीन एक ख़त्म करता हूं। देखिए ये जो पाकिस्तान में हुआ ना, अभी पाकिस्तान में, बाहर चले जाओ ना, बाहर जाके बातें करो। पाकिस्तान में क्या हुआ? एक फैसला हुआ रिजीम चेंज का, चलें जी चेंज हो गई रिजीम। लेकिन जो उससे बुरा फैसला हुआ कि एजेंसीज हमें दुश्मन समझने शुरू हो गए कि हम कोई पाकिस्तान के दुश्मन आ गए। मुझे इसकी अभी तक हैरत होती है
کہ جس طرح کے جرنلسٹ کو انہوں نے جن کے پیچھے گئے اور جو آج ارشد شریف جیسا صابر شاکر ملک چھوڑ کے چلے گئے, عارف حمید بھٹی اس نے چینل سے اس کو چینل چھڑوا دی ہے, یعنی سمیع ابراہیم یا وہ ایاز امیر, جمیل فاروقی, اب یہ جو لوگ ہیں, عمران ریاض, اب یہ سوچے کہ لوگ ان کو جانتے ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی لفافے نہیں لیے. جنہوں نے لفافے لیے وہ تو نظر آ رہے ہیں آپ کو. جو جرنلسٹ پاکستان کے اندر جن کی کریڈیبلٹی اور ان کی ریڈرشپ ہے یا ان کی ویورشپ ہے, ان لوگوں کو دشمنوں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں, جس طرح کہ یہ کوئی انڈین ایجنٹ آ گئے یہاں. اور وہ لوگ جو پیسے لینے والے, جو ضمیر بیچنے والے, وہ میڈیا ہاؤسز. دیکھیں میڈیا ہاؤسز یہ بہت بڑی مت ہے کہ جی ہم یہ جو میڈیا ہاؤسز ہیں یہ فریڈم آف ایکسپریشن میں بلیو کرتے ہیں. لی کوان یو جو سنگاپور کا بڑا اسٹیٹسمن تھا جس نے سنگاپور کو بدل دیا بالکل, میں نے اس کی کتاب پڑھی, اس نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی, بڑی پہلے کتاب پڑھی. اس نے کہا میں نے جب اقتدار میں آیا تو میں نے ریئلائز کیا کہ یہ جو فریڈم آف میڈیا ہے اور فریڈم آف ایکسپریشن ہے, یہ میں نے ریئلائز کیا کہ یہ فریڈم آف, یہ جو میڈیا ہاؤسز کے اونرز ہیں وہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں پروٹیکٹ کر رہے, وہ اپنے بزنس انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں. یہ لی کوان یو نے تب لکھا تو پھر انہوں نے پابندی لگائی. اب ہمارے بھی یہاں دیکھ لیں, ایک قبضہ گروپ ہے, اس نے ٹی وی چینل لے لی ہے, اس کی زمین خالی کروائی جا رہی ہے, جو قبضہ کیا وہ اسے چینل استعمال کرتے. یہ دنیا میں کدھر ہوتا ہے؟ یعنی یہ فریڈم آف ایکسپریشن تو نہیں ہے, تو مافیاز بن گئے ہیں. اور آج دیکھ لیں کہ قوم کدھر کھڑی ہے. جس کو کوئی جو سپورٹ کرتا ہے حق, اس کی ویورشپ اوپر چلی جاتی ہے. اور یہ جو سارے 2 نمبر لفافے ہیں ان کو دیکھتا کوئی نہیں ہے, کیونکہ قوم فیصلہ کر بیٹھی ہے. لیکن ایجنسیز کھڑی ہوگی جا کے چوروں کے ساتھ. اب اس سے زیادہ بری کہ شہباز گل سے جو کیا ہے, یعنی وہ کوئی کرمنل تھا, وہ کوئی جاسوس تھا, وہ کوئی دہشت گرد تھا. ایک یونیورسٹی پروفیسر کو جنہوں نے ننگا کر کے اس سے جو تشدد کیا ہے, یہ کون سے معاشرے میں ہوتا ہے کہ کوئی. اور پھر جرنلسٹ کے علاوہ ہمارے وہ سوشل میڈیا کے لوگ, کوئی ان کو اٹھا لیتا ہے, کوئی ان کو پکڑ لیتا ہے, کوئی دھمکاتا ہے.